हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन की अपनी इस प्रीवियस ईयर पेपर्स बुक सॉल्विंग स्केचिंग को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 के साथ। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस का। आपने लास्ट पार्ट में बोला था कि कुछ और क्वेश्चंस लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करो, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं यहाँ पर आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो देखिए, आपसे पार्टिसिपेशन मुझे चाहिएगा। आप कोशिश करें कि आप अपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पेपर पर लिख लें या फिर अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखें कि भाई आपने कितने आंसर सही किए हैं। क्या आपको लगता है कि क्या वहाँ पर कोई और कॉन्सेप्ट आपको जो पता था वो आप यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके की जो नॉलेज शेयरिंग डिस्कशंस होते हैं उसमें आपको भी फ़ायदा होगा। अगर और कोई आपकी किसी चीज़ को लेके डिस्कस करना चाहेगा तो वो आपके साथ कमेंट सेक्शन में अपना डिस्कशन कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप में से किसी को भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट होता है, आपको कोई सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी चाहिए कि भाई मेरा मेंस क्लियर हो गया है या फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस की स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए, मैं किस तरीके से करूँ, सोर्सेज मैं क्या यूज़ करूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल रॉबिन शर्मा 199 पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई करूँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए, आप भी अटेम्प्ट करेंगे और मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है पहला, प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको क्या होता है ना, आपको कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो PYQs का आपकी लाइफ में और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि मैंने रिटर्न बैक की बात करी, तो आपने एक तरीके के क्वेश्चन आप इतनी बार देखेंगे, इतने सारे मॉक्स अगर आप दे लेंगे ना, तो आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए, आपका रिटर्न के साथ आप बैक यूज़ करेंगे कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि जो रिटर्न होता है ना, जो रिटर्न होता है उसका ही जो आपका अर्थ होता है, ये होता है आपका टर्न बैक, यानी पुरानी स्थिति में लौट जाना। तो रिटर्न के साथ कभी भी आप बैक यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका होगा यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाने वाले वाक्यों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं या फिर आप सेंटेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका इनिशियल वाले पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है जो कि हैज़ है, तो क्वेश्चन टैग में यही आपका नेगेटिव सेंस आपको देने की कोशिश करेगा अगर आपने यहाँ पर इसे एफर्मेटिव सेंस में यूज़ किया है। तो करेक्ट जो सेंस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका हैजंट ही, ना कि डजंट ही। तो इसी वजह से आपका यहाँ पर सेंटेंस नंबर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। तो देखिए, अगर आपको बेनिवोलेंट का अर्थ नहीं पता है तो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी अपनी तैयारी से पहले ना आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं या फिर MCQs पूछे गए हैं या फिर आपको मैं सेक्शन वाइज बात करूँ, एरर हो गया, फिलर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वोकेबलरी हो गया, तो वोकेबलरी का सेक्शन पहले PYQs को एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए। ये बेनिवोलेंट पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। यही आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे चेक करने के लिए पूछ लिया कि भाई बताइए, अगर आपको बेनिवोलेंट का अर्थ पता है तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो बेनिवोलेंट होता है ना, उसका अर्थ होता है आपका दयालु, यानी कि आप इसे आप काइंड भी बोल सकते हैं, हेल्पफुल या फिर जेनरस भी बोल सकते हैं। वो होते हैं आपके बेनिवोलेंट। अब एक्सरसाइज तो आपके ऊपर दयालु होगी नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट तो आपका होना है नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर बेनिवोलेंट का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, सबसे जो सटीक यहाँ पर आपको अर्थ देगा ना, वो देगा आपको बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल का भी अर्थ आपको पता है कि किसी चीज़ का हितकार होना, लाभकारक होना। समथिंग इज रियली फेवरेबल फॉर यू, एडवांटेजेस फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू, मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मैं आपसे बेनिफिशियंट की बात करूं, अब देखिए, बेनिफिशियंट क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी को हेल्प देना, किसी को काइंडनेस दिखाना, उदारवाद दिखाना किसी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बेनिफिशियंट का अर्थ आपको पता चल गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बाउंटी से होता है ना, बाउंटीज का अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ पर वही अपना जेन्यूरोसिटी दिखाना, मतलब उदारवादी दिखाना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट जो फॉर्मेशन देगा वो देगा आपका बेनिफिशियल। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ। नेक्स्ट है आपका, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर दी शेड ऑफ अ ट्री। तो देखिए, अगेन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अलग अलग आप मॉक देंगे, स्पीड मॉक्स देंगे, हर जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कभी भी शेड ऑफ द ट्री की बात करते हैं ना, और आप शेड के नीचे छिपकर रहने की बात करते हैं, तो आप अंडर यूज़ नहीं करते हैं, आप बात करते हैं इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पर जो आपका प्रिपोजिशन यूज़ होगा ना, वो होगा आपका एन।
अब इनकी बात करता हूँ तो ये एक पॉइंट होता है जो विद इन एन एरिया और स्पेस में हम बात करते हैं। अगर मैं अंडर की बात करूँ तो मैं किसी के नीचे की रहने की बात करूँगा, लेकिन शेड वाला जो काम है ना वो आपका इन आपको करेक्ट सेंटेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इन द शेड ऑफ ट्री होता है, ना कि अंडर द शेड ऑफ ट्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन केस इफ इट रेन इन केस इफ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू। तो देखिए यहाँ पर जो आपने ये बोल्ड वाला पार्ट यूज़ किया है, इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने दो ऐसी चीज़ों को यूज़ कर लिया है जो कि आपको क्या कर रही हैं, एक ऐसा मतलब एक ऐसी सिचुएशन में डाल रही है जहाँ पर आपको पता नहीं है, यू आर अनसर्टेन अबाउट दैट थिंग। अब आपने इन केस भी यूज़ कर लिया है, फिर आपने इफ़ भी यूज़ कर लिया है, और दोनों आपका सेम ही चीज़ बताते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों को एक साथ यूज़ करना तो कोई सेंस देगा नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँगा, इफ़ यूज़ कर लूँगा कि भाई अगर बारिश होती है तो मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा। इफ़ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंस देगा वो देगा आपको इफ़, ना कि आपका इन केस इफ़ इट रेन्स। या फिर आप इन केस यूज़ कर लेते, लेकिन दोनों को एक साथ मत यूज़ करो क्योंकि दोनों का सेंस ही वो है कि भाई अगर ऐसा हो तो, या फिर इस हालत में। अब इन केस भी आपको वही सेंस देता है, इफ़ भी आपको वही सेंस देता है, तो दोनों को बार बार यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होना था। नेक्स्ट है आपका टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड्स। देखिए जो आपके टीवी सेट हैं वो क्या हैं, महंगे हो गए हैं। अब इसको लेके आपको क्या करना है, थैंक्स करना है कि भाई जो आपका इम्पोर्टेड कंपाउंड्स थे उसके सडन राइज को लेके। तो इम्पोर्टेड कंपाउंड्स यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहिए था, थिंग्स या ट्यूब्स यूज़ करना चाहिए था। देखिए आपने एक पूरे सिनेरियो को इसमें लेने की कोशिश करी है। मैं अगर आपसे कंपोनेंट्स की बात करूँ ना, कंपोनेंट्स आपको बताएगा किसी का आंशिक भाग दिखाना। मतलब एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसके जो पार्ट्स एंड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप कंपोनेंट्स बोल देते हैं। कंपाउंड क्या होता है, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर आपके कंपाउंड बनते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने टीवी सेट को ये दिखाया कि भाई वो कॉस्टलियर हो गए क्योंकि उसके कंपोनेंट्स महंगे हो गए होंगे, ना कि उसके कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ना कि कंपाउंड्स यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट। तो देखिए फ्रीक्वेंटली की बात करूँ ना, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है ऑफन, अक्सर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंटली का अर्थ आपका अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टेंटली आपसे बोलता है ऑल द टाइम, हमेशा, लगातार। तो आप यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आपका एनीमे है उसके कारण उनकी एप्यूटेशन इस तरीके की थी कि वो क्या है, आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, और आप हमेशा लगातार अलर्ट पे रहते थे। तो यू वर कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ओकेजनली तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ओकेजनली का अर्थ क्या होता है, कभी कभी, समटाइम्स बट नॉट ऑफन। तो ये होता है आपका ओकेजनली का अर्थ। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब देखिए आप पूछेंगे कि भाई ये स्नीक अटैक जो मैंने यहाँ पर किया है, वर्ड यूज स्नीक, इस स्नीक का अर्थ क्या होता है, तो इस स्नीक का अर्थ होता है चोरी, छिपे आना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली ऑन दी अलर्ट। नेक्स्ट है आपका दी ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम। सेंटेंस को समझिए, उसका सेंस समझिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए कि भाई आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, बिहाइंड टाइम। या फिर मैं आपसे कहूँ द ट्रेन इज रनिंग अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, अहेड ऑफ टाइम। या तो उस टाइम के पहले होगी या बाद में होगी। तो अहेड और बिहाइंड आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की टाइमिंग को, मतलब इस तरीके की, जैसे ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, तो उस तरीके की चीज़ों को लेके आप क्या यूज़ करते हैं, बिहाइंड यूज़ करते हैं या फिर अहेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो निर्धारित समय से पूर्व के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिहाइंड द टाइम यूज़ करेंगे, ना कि लेट। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपका गॉड हैज़ बिस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। तो देखिए पहले तो आपसे मैं बात करूँ बिस्टो समथिंग का अर्थ क्या होता है। तो बिस्टो समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को आप जब किसी को प्रदान करते हैं, अर्पित करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना कि आपने अगर किसी को अर्पित किया है, आपने किसी चीज़ के लिए अगर आपने, यानी इफ़ यू हैव बिस्टोड योर सेल्फ समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो मतलब अगर आप इस चीज़ से दिखाना चाहते हैं तो समथिंग ऑन आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी आदमी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, मैन से पहले आपको ऑन यूज़ करना होगा। मतलब आप बिस्टोज के साथ क्या है ना, अपनी एक वो दिखा रहे हैं टेंडेंसी कि आप मैन को वहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो बिस्टोड ऑन आता है हमेशा आपका। तो ये आपका यहाँ से सेंटेंस नंबर 3 कर देगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कर देगा करेक्ट। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर मैं बिस्टो समथिंग ऑन अपॉन समथिंग की बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है कि मैं किसी को प्रदान करता हूँ कुछ, या फिर अपने आप को अर्पित करता हूँ,
तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिस्टोर्ड ऑन मैन, ना कि बिस्टोर्ड मैन। नेक्स्ट है आपका मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस। तो देखिए मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस, क्या आपको सही सेंटेंस दे रहा है, सही सेंस दे रहा है। आपका पहली चीज़ तो ये पैसिव वॉइस वाले फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये आपका पैसिव वॉइस में है तो बीइंग का प्रयोग आप नहीं किया जा सकता यहाँ पे। मैनी वर्कर्स वर हेल्ड हॉस्टेजेस ही आपका करेक्ट देगा, हेल्ड हॉस्टेजेस से ही आपका ये पता चल जाएगा, या फिर आप हेल्ड एज हॉस्टेजेस बोल दें, लेकिन बीइंग आप यहाँ पर करेक्ट सेंस नहीं देंगे क्योंकि आपका जो वाक्य आप यूज़ कर रहे हैं ना वो पैसिव वॉइस के फॉर्म में ले रहे हैं। इसी वजह से आपका यहाँ से सेंटेंस दो करेक्ट होगा, दैट मैनी वर्कर्स वर हेल्ड एज हॉस्टेजेस, ना कि बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस। नेक्स्ट है आपका ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर आपका सेंटेंस में इंप्रूवमेंट तो होना बनता है, तो आप करेक्ट सेंस देखिए ऑप्शन के हिसाब से। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years अगो, बिल्कुल सही सेंस है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई 4 साल पहले उसने मुझे बताया था कि वो उसकी शादी हो गई थी, मतलब उसने बताया था कि उसकी शादी 4 साल पहले हो गई थी। चेन्नई इज़ बाय द वे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बाय द वे। देखिए बाय द वे का अर्थ क्या होता है, बाय द वे आपका एक ऐसा इडियम होता है जिसमें आप वैसे या फिर बहरहाल किसी चीज़ को बताते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर सेंस दे रहे हैं ना, चेन्नई इज़ क्या, चेन्नई इज़ बाई एंड लार्ज हम यूज़ करेंगे। आपने इडियम पढ़ा होगा बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का अर्थ क्या होता है, इट इज़ समथिंग इन जनरल मेनली, या फिर टू अ लार्ज एक्सटेंट, सामान्यतः आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो चेन्नई क्या है, सामान्यतः एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये आप यहाँ से सेंस निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बाई एंड लार्ज आपका यहाँ पर करेक्ट यूजेज होगा। फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए जो मनी है वो क्या है, सिर्फ एक अंत का रीज़न है। मतलब इस तरीके से आप इस सेंटेंस का सेंस समझ सकते हैं। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर यूजेस समझना है तो मैं यहाँ पर अब बात करूँगा ना कि यार ओनली द मीन्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और अगर मैं आपसे ओनली अ मीन्स की बात करता हूँ तो ये होता है आपका करेक्ट यूजेज, ठीक है। जिसमें अगर मैं ओनली की बात करूँगा आपको सिर्फ का अर्थ देगा। अब अगर जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि भाई फॉर मी मनी इज़ ओनली अ मीन्स, ये आपका एक फ्रेज इस तरीके से यूज़ होता है जहाँ पर आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली द मीन्स आपका कोई होता ही नहीं है। सो इट लाइक मैं से आपसे कहूँ कि इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब मैं वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस वही था, मतलब वो बस मेरे लिए इतनी सिग्निफिकेंस रखता था। तो यहाँ पर ओनली अ मीन्स आपका करेक्ट यूजेज होगा, ना कि ओनली द मीन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। देखिए डाइवर्टेड का अर्थ क्या होता है, दूसरे मार्ग पर किसी का आ जाना, यानी कि मेड समथिंग या फिर समवन चेंज डायरेक्शन। तो डाइवर्ट क्या आप बुलेट को इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं क्या कि भाई वो आप दूसरे मार्ग पर भेज दें उसको। जो बुलेट की अगर आपने डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना तो आप उसको डिफ्लेक्शन के रूप में दिखा सकते हैं कि भाई वो भटक गई अपने मार्ग से। डिफ्लेक्टेड मतलब आप मुड़ गई, टेढ़ी राह पर चली गई, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन करेक्ट यूजर देगा, ना कि डाइवर्टेड। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो बोस्टिंग ऑफ यूज़ करेंगे या फिर बोस्ट ऑफ यूज़ करेंगे, तो देखिए बोस्ट ऑफ आपका करेक्ट यूजेज होता है, ये भी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं अगर आपसे बोस्ट ऑफ की बात करता हूँ ना, अगर आप बोस्ट अबाउट समथिंग करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि भाई आप अपने आप की थोड़ी सराहना कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अपने आप को प्रेज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई शी इज़ ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की ही वो हमेशा वो करती रहती है, पिटाई मारती रहती है। या फिर मैं ये बोलूँ कि ही ओपनली बोस्टेड ऑफ हिज स्किल्स, मतलब अपनी जो स्किल्स हैं उनको ही लेकर पढ़ाई मारता रहता है। तो यहाँ पर बोस्ट ऑफ करेंगे, ना कि बूस्टिंग ऑफ, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सो दिस वॉज द सेशन जो कि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें वीडियो को अगर आपसे हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर वीडियोस पाने के लिए, और इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप जाकर हमारे इन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको इन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी के आपके प्लस पर आपके बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, जो कि आपके CGL प्रीलिम्स, आपका मेंस, या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे एग्जाम जैसे CPU, MTS, CHSL, JEE तक के एग्ज़ाम आपके यहाँ पर कवर होते हैं बैचेस के थ्रू। स्टेनो, MTS सभी एग्जामों को, इवन स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं ना, वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाते हैं सिलेक्शन पोस्ट के लिए। तो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के भी यहाँ पर बैचेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% का आपको डिस्काउंट तक मिलेगा। आप SSC YT का कोड यूज़ करें और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।